मैं मिथिलेश विश्वकर्मा और आज हम फिज़िक्स का सेकेंड और थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। क्लास 12 का फिज़िक्स हम पढ़ रहे थे वैद्युत तथा क्षेत्र। आज हम उसी का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे और हमने कल तक पढ़ा था कि कूलॉम्स लॉ क्या होते हैं, उसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। आइए हम उसको थोड़ा सा और दोहरा लेते हैं ताकि आपका बेसिक जो हो जाए वो बहुत ही मजबूत हो जाए। चलिए, हमने आपको इस बारे में बताया था कि हमने आपको बताया था कि जब दो आवेश r दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके बीच में जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है वो उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यही कूलॉम का नियम है। माना कोई दो आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, ये Q1 है और ये Q2 है। दोनों से एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं तो इनके बीच में कुछ बल लगेगा। हमने आपको बताया था कि जब दो आवेश कहीं पर रखे जाते हैं, एक साथ रखे जाते हैं, दोनों में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। जब दोनों सजातीय आवेश होते हैं तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन जब दोनों विजातीय आवेश रहेंगे तो दोनों में आकर्षण बल लगेगा। इसी चीज़ को हम समझते हुए कहेंगे, जब दो आवेश r दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके बीच में जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दो आवेश r दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके बीच में जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बारे में हमने एक समीकरण लिखा था। बल को F से रिप्रेजेंट करते हैं समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ये समीकरण हमने लिखा था। दोस्तों, जब भी समानुपाती का चिन्ह होता है तो उसको हटा के हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, इक्वल का चिन्ह लगाते हैं। उस इक्वल के चिन्ह को लगाने के लिए हमें इस समानुपाती को चिन्ह को हटाना पड़ेगा और इसको हटाने के लिए हम एक नियतांक, एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो कांस्टेंट है, देखिएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसमें ये जो पोर्शन है आपका, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट ये बताता है कि किसी निर्वात में उसकी वैद्युतशीलता क्या है। ज़्यादातर हम देखेंगे कि ये जो 4 और पाई है ये कांस्टेंट है और जो एप्सिलॉन नॉट है इसमें वो हवा में यानी वायु में अथवा निर्वात में जो फ्री स्पेस होता है उसमें उसकी वैद्युतशीलता होती है। तो इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात अथवा वायु में वैद्युतशीलता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में निर्वात अथवा वायु में वैद्युतशीलता। इसका मान भी कुछ होता है, इसका कुछ आंकिक मान भी होता है। हर चीज़ का आंकिक मान होता है। जो भी कोई भी राशि हो, अगर हम उसकी बात करें तो उसकी एक आंकिक मान होती है। चलिए हम उसके बारे में देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। वी नो दैट, हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये बात हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था। इसी से हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान क्या होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी वैल्यू कांस्टेंट है और ये मात्रक है किस चीज़ का, इस पूरी चीज़ का मात्रक है। तो हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। क्या मैं इस चीज़ को इधर भेज सकता हूँ, इस चीज़ को इधर भेज सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पे पाई का वैल्यू रखेंगे, क्योंकि जब पाई का वैल्यू रखेंगे तभी एप्सिलॉन नॉट का एक आंकिक मान निकल के आएगा। तो चलिए, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई 4 इंटू, हम लोग बहुत छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पाई की वैल्यू जो है
3.14 होती है इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको डिवाइड करें, आंकिक वैल्यू, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का जो आंकिक वैल्यू होगा वो होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसके अगर हम मात्रक की बात किया जाए, इसका मात्रक अगर हम देखेंगे तो यहीं से निकल के आएगा। इसको जब हम ऊपर करेंगे तो ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम देखें ज़रा, इसका जो मात्रक होगा, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वो होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका आंकिक मान। और हमने कूलम का नियम जो पढ़ा था उसमें कुछ त्रुटियां भी हैं, जैसे कि वो हर जगह पर लागू नहीं होता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसके सीमाएं क्या हैं, कहाँ लागू होता है और कहाँ नहीं लागू होता है। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम के नियम की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ कूलम बताया कि दो आवेश जब सजातीय होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन जब वो विजातीय होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो परमाणु होता है, एटम होता है, उसमें एक छोटा सा भाग नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स तो उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, लेकिन आप प्रोटॉन्स को पॉजिटिव सुने होंगे कि प्रोटॉन्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। लेकिन एक छोटे से नाभिक में इतने सारे प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों नहीं करते हैं? इनको तो प्रतिकर्षित करना चाहिए ना। प्रतिकर्षित करके पूरे एटम को बर्बाद कर देना चाहिए, तो पूरे एटम का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता। तो कूलम्स लॉ की ये सीमाएं हैं कि जब दो आवेशों के बीच की, दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का, आप देखेंगे 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का जो होता है डिस्टेंस, अगर दो चार्ज उससे नज़दीक रखे गए हैं तो कूलम्स लॉ यहाँ फेल हो जाता है। कूलम्स लॉ ये नहीं कहता है कि मतलब कूलम्स लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाता है जब दो आवेशों के बीच की दूरी, दो चार्ज के बीच की दूरी 10⁻⁻15 हो जाती है। आप और देखे होंगे कूलम्स की नियम की ये सीमाएं हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा पदार्थ है, बहुत बड़ा मास है, बहुत बड़े मास का, जैसे कि अर्थ हो गया, और अर्थ के जैसे एक थोड़ा सा बड़ा मास है और एक छोटा मास है, छोटे मास का कोई द्रव्यमान है, कोई वस्तु है, तब भी एक दूसरे को आकर्षित ही करेंगे, भले ही निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो या फिर सजातीय आवेश हो या विजातीय आवेश हो, एक दूसरे को आकर्षित ही करेंगे, प्रतिकर्षित नहीं करेंगे। भले दोनों पॉजिटिव हों और दोनों निगेटिव हो, एक दूसरे को आकर्षित ही करेंगे। जैसे कि हमें नहीं पता है कि पृथ्वी पे कौन सा आवेश रहता है और हमारे पृथ्वी पे जो वस्तुएं हैं वो कौन से आवेश के होती हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी अपनी और हर चीज़ को आकर्षित करता है। ये यही चीज़ है, कूलम की नियम की यही सीमाएं हैं कि जब कोई बहुत बड़ा पदार्थ होता है, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ा वस्तु होता है, तो वो अपने से छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। तो कूलम का नियम यहाँ नहीं लग पाता। ये कूलम के नियम की एक सीमा है। जैसे कि अगर कोई ग्रह है, उसके नज़दीक अगर हम जाते हैं तो भले ही ग्रह कोई भी आवेश रखा हो या फिर हम कोई भी आवेश के हों, लेकिन जो ग्रह होगा वो हमें अट्रैक्ट ही करेगा। मतलब कोई बहुत बड़ा पिंड हो और एक छोटा पिंड हो तो बड़ा पिंड छोटे पिंड को अट्रैक्ट करेगा। कूलम का नियम यहाँ नहीं लग पाएगा, जबकि कूलम कहता है कि जो दो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या तो प्रतिकर्षित करेंगे। सजातीय आवेश यानी पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर यही विजातीय आवेश हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो लिमिटेशंस है, उसकी सीमाएं हैं, वो ये कह रहा है कि अगर जैसे कि हमने एटम में बताया, परमाणु में बताया, जो नाभिक होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पूरी तरह से धनावेशित होते हैं, फिर भी एक दूसरे से बंधे रहते हैं।
क्यों? क्योंकि उनके बीच की जो दूरी होती है वो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है, उसकी रेंज का होता है। इस वजह से एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ये इसकी लिमिटेशंस है, यहाँ पर कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं हो पाता है। और इसी तरह से कोई बहुत बड़ा पिंड हो तो वह हर छोटी पिंड को अट्रैक्ट करेगा, वो उसको क्या कहते हैं, रिपल नहीं कर पाएगा, उसको प्रतिकर्षित नहीं कर पाएगा। तो ये हो गए कूलॉम्स लॉ के लिमिटेशंस। एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसकी आंकिक वैल्यू होती है, वो हमने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्र के बारे में। कुछ क्षेत्र होते हैं जैसे कि वैद्युत क्षेत्र, हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र। हमने आपको बताया था कि जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लीजिए कि ये हो गया एक आवेश, धन आवेश है, और यहाँ एक दूसरा आवेश है, मान लीजिए ये भी धन आवेश है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन कहाँ तक प्रतिकर्षित करेंगे? किसी भी चीज़ का कुछ पावर होता है, उसका कुछ क्षमता होता है। इस आवेश का जितना क्षमता होगा उतना इसका क्षेत्र होगा, उतना ही इसका क्षेत्र होगा। चलिए देखते हैं, अगर इसी आवेश को यहाँ पर नज़दीक रखा जाए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन अगर इसी आवेश को उठा के यहाँ दूर रख दिया जाए कहीं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित ना ही करेंगे ना ही तो आकर्षित करेंगे, क्योंकि इनके बीच की जो दूरियाँ वो बढ़ गई हैं। अब जो इस आवेश का जो क्षेत्र है, इस आवेश का जो क्षेत्र है वो मान लीजिए इतना ही है, और इस आवेश का क्षेत्र मान लीजिए इतना ही है, तो देखेंगे कि यहाँ पर जाके एक आवेश का जो क्षेत्र है वो ख़त्म हो जा रहा है और दूसरे आवेश का क्षेत्र जो है वो भी ख़त्म हो जा रहा है। वहाँ से दोनों आवेश को जो क्षेत्र है वो अटैच नहीं हो पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये वाला आवेश जो होगा इससे ना तो प्रतिकर्षित होगा, आकर्षित तो हो ही नहीं सकते क्योंकि दोनों सजातीय लाइक चार्ज हैं। तो हम ये देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश पर बल लगता हो, या फिर बल लगने का मतलब उसको या तो रिपल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश प्रभावित हो सके, उस पर बल लग सके, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित हो सके, कोई अन्य आवेश प्रभावित हो सके, वह उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश प्रभावित हो सके, वही उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब हमने कोई आवेश है, ये नहीं मतलब है कि ये धन आवेश है या फिर ऋण आवेश है, उससे कोई मतलब है। कोई आवेश क्यों है? अगर हम इसके क्षेत्र में इससे नज़दीक कोई मान लीजिए कोई क्षेत्र यहाँ कोई आवेश यहाँ रख रहे हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, चलिए छोड़ दीजिए। यहाँ ला के रखे, यहाँ पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो इसको भी छोड़ दिए, यहाँ ला के रखे। अब इसके बीच की जो दूरी है वो कम हो गई है, डिस्टेंस कम हो गया। अब एक इससे या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा, तो इसमें जो क्षेत्र होगा इतना दूर में इस आवेश का ये क्षेत्र बन जाएगा। जो यही क्षेत्र होता है, यही होता है इसका वैद्युत क्षेत्र होता है। कि वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, उसमें हमने पढ़ा कि कोई चार्ज जब दूसरे चार्ज के पास लाते हैं तो अट्रैक्टिव या तो अट्रैक्ट होता है या तो
उससे रिपल करते हैं, तो जो विद्युत क्षेत्र की जांच के लिए जो चार्ज हम लेते हैं, जो चार्ज लिया जाता है विद्युत क्षेत्र की जांच के लिए, उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। और दोस्तों ये जो परीक्षण आवेश होता है उसको हमेशा धन आवेश लिया जाता है, धन आवेश लिया जाता है। तो हमने जाना कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश या फिर अन्य आवेश प्रभावित हो सके, इफेक्ट हो उस पर पड़ सके, वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चलिए देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है? इसमें जब हम किसी विद्युत क्षेत्र में कोई चार्ज रखते हैं तो उसको आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। ऑफ कोर्स उस पर बल लगता होगा जी। अगर कोई चीज़ किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, आवेश रखा जाता है, परीक्षण आवेश रखा जाता है, तो उस पर बल लगेगा। वो बल F से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जब हम किसी विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश रखते हैं, उस पर जितना बल लगता है वही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मान लीजिए ये कोई आवेश है, इसके चारों ओर का यह क्षेत्र है और इसमें कोई टेस्ट चार्ज रखा गया है, कोई परीक्षण आवेश रखा गया है, तो इस पर कुछ बल लगेगा। मान लीजिए इस पर 1 न्यूटन का बल लगता है, इस आवेश पर 1 न्यूटन का बल लगता है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, वो कम होगा। लेकिन अगर यहीं इस चार्ज पर जो बल लग रहा है वो 5 न्यूटन का लग रहा है, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा अधिक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा। तो हमने कहा कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया वह धन परीक्षण आवेश जिस पर कोई बल आरोपित होता हो, वही बल जो होता है वो विद्युत क्षेत्र होता है। तो हम जानेंगे कि इसे E से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका समीकरण जानेंगे। कैसे हम लोग निकाल सकते हैं कि कोई आवेश को किसी क्षेत्र में रखने पर, किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर कितनी तीव्रता हमें मिल सकती है, या फिर उस पर कितना बल मिल सकता है, कितना बल लग रहा है, उस बात को हम समझेंगे। सबसे पहले चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उसकी तीव्रता कहलाती है। चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उस क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक समीकरण है, उससे हमें कुछ और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे E = F/Q0, जहाँ पर जो Q0 है वो धन परीक्षण आवेश है, जिसको टेस्ट चार्ज हमने बोला था, परीक्षण आवेश। F उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, जब हमने विद्युत क्षेत्र में इस परीक्षण आवेश को रखा था तो उस पर कितना बल लग रहा है, वो ये F है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा गया धन परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है वही उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उस आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। जहाँ F = धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है तथा Q0
इज इक्वल टू परीक्षण आवेश। इस समीकरण में F परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा Q0 जो है वो परीक्षण आवेश है। हमने आपको बता ही दिया है कि E जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब जरा देखेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में जो परीक्षण आवेश रखा गया उस पर बल कितना लगता है, उसका फार्मूला क्या होता है। दोस्तों अगर इस Q0 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इधर भेज दें, तो ये कुछ इस तरह से समीकरण हो जाएगा। E इज E इंटू Q0। आप देखेंगे इस दोनों समीकरणों से हमें ये पता लगता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है, और परीक्षण का जो आवेश है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। सीधा सीधा कहने का ये मतलब है कि किसी आवेश पर लगने वाला जो बल है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि परीक्षण आवेश पर जितना बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही अधिक होगी, और जितना कम बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही कम होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू F। E जो विद्युत क्षेत्र होता है वो समानुपाती होता है टेस्ट चार्ज पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है Q0 के उस पर जो क्या कहते हैं परीक्षण आवेश होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को आप आशा करते हैं समझे होंगे। हमने जो बताया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे आपको, तो आप इसको बेहतर तरीके से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल जो हम पढ़ेंगे वो इसी पे बेस होंगे। इसका बहुत ज़बरदस्त यूज़ है, तो अगर आप इसको पढ़े रहेंगे ध्यान से न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होगी। आशा करते हैं आपका आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कि वीडियो में हम देखेंगे कि इसके एप्लीकेशंस कैसे होते हैं, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, कूलॉम लॉ का फार्मूला पे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको हम देखेंगे, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर भी हम न्यूमेरिकल देखेंगे और बेहतर तरीके से देखेंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन फंसता है तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, हम आपको बेहतर तरीके से उसको समझा के भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।